हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी, है ना। सो आई वेलकम यू ऑल एक नई क्लास में जहाँ पर हम अपने फिजिक्स पोर्शन को कवर कर रहे हैं। हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कर लिया हुआ है ना। जो लाइट का हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पर हमने मिरर्स के बारे में बात किया था, हमने मिरर फार्मूला के बारे में बात किया था और भी बहुत सारी बातें हुई थी रिगार्डिंग लाइक टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यू नो। हमने लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की बातें की थी, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, रेनबो का जो फिनोमिना होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, ये सारी ही चीज़ों को हम देख रहे होंगे, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इक्वली इंपॉर्टेंट है, जितना पिछला वाला क्लास इंपॉर्टेंट था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कृपया करके ध्यान से देखना है। एक और रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करता हूँ, इस बार भी कर रहा हूँ, कि सिर्फ क्लास देख के छोड़ नहीं देना। चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी पेड बैच से, फ्री कोर्स से, खुद से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद छोड़ना नहीं होता। उसके बाद हमें उसका क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना होता है। वो उससे हमें रियलाइज होता है कि रियलिटी में हमें कितना आया, है ना। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को मिस आउट कर रहे हैं। एज आई ऑलवेज से, 3 पिलर्स हैं एग्जाम क्लियर करने के। पहला है कंसेप्चुअल क्लियरिटी, जो कि हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा होता है रिवीजन, जो कि आपको खुद करना पड़ेगा। तीसरा होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अगर इन तीनों पिलर्स में से कोई भी पिलर को आप मतलब ऐसा हल्के में ले लोगे ना, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक। चलो, अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ा तो दूंगा, रिवीजन आपको खुद करना है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी बुक को खरीद लीजिए या फिर किसी प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा भी प्रोग्राम चल रहा है बिग डैडी वाला, है ना, जहाँ पर हम सारे ही पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। लेकिन प्लीज कहीं से भी आप कीजिए, बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल होंगी मार्केट में, जहां पर आपको मतलब सारी ही चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। कहीं कोर्स वोर्स भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक। चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि है रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन हमारा, ठीक। एंड आई होप कि आप पिछला क्लास पढ़ के आ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज डू द थिंक कि आप पढ़ ले उस क्लास को, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो भी थी मैंने सब कुछ डिस्कस किया था, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, एक और मेरा रिक्वेस्ट है बहुत छोटा सा, अगर आप देखते हैं वीडियो को ना, तो मतलब अपना व्यूज भी दिया कीजिए कि वीडियो कैसा है ना, एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन। क्योंकि अब मैं इतना कर रहा हूं तो मेरा को पता चलना चाहिए ना कि यार क्लास पसंद आई नहीं आई, क्या हुआ, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो वन वे कम्युनिकेशन ना हो, टू वे होना चाहिए। जो भी आपको पसंद आ रहा है, मेरे टेलीग्राम के ऊपर आके मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि सर द क्लास वाज रियली नाइस, आई रियली एंजॉयड द क्लास, सारे कंसेप्ट अच्छे क्लियर हुए। यही बता दो यार, इतनी दूर क्यों जा रहे हो, है ना। एनीवेज, चलो रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं फिर, है ना। तो कल हमने रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा था, जहां पर हमने ये देखा था कि भाई एक कोई भी लाइट सोर्स होगा, वहां से हमारी लाइट आएगी और बढ़िया सरफेस पे टकरा कर बाउंस बैक कर जाएगी। और ये सारा ही प्रोसेस सेम मीडियम में हो रहा था। मैंने उसके ऊपर काफी जोर भी दिया था कि मीडियम एक ही होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। यानी कि अगर कोई प्रोसेस वाटर में हो रहा है तो पूरा प्रोसेस वाटर में ही होगा, अगर कोई प्रोसेस एयर में हो रहा है तो प्रोसेस एयर में ही होगा, है ना। आप मीडियम चेंज नहीं कर सकते कि यार आधा प्रोसेस हमने वाटर में किया, आधा हम एयर में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन वही हो रहा होता है। यहां पर हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स होते हैं जहां पर हमारा एक जो पूरा प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है एक्चुअली में, भाई चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि जो लाइट का डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई अगर आप अभी चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, खड़े हो जाइए और वॉक करके आ जाइए एक बार। आप बोलेंगे ठीक है सर, बढ़िया वॉक करके आ जाते हैं हम, पढ़ना तो हमें वैसे भी नहीं है है ना। तो नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, उठ के कोई खड़ा नहीं होगा। तो ऐसा मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे हाँ ठीक है वॉक कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही चीज बोलूंगा कि यार एक काम करो, पास में एक स्विमिंग पूल है या फिर नदी है ना, कोई भी आसपास आपके नदी होगी, एक काम करो जाओ वहां पर वॉक करके आ जाओ नदी के अंदर। तो आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, हम तो वहां पर तैर सकते हैं अगर हमें तैरना आता हो तो, लेकिन वॉक तो नहीं कर सकते ना। उसी तरीके से जब लाइट का मीडियम चेंज हो जाता है तो उसके चलने का तरीका भी चेंज हो जाता है ना। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि लाइट अब तैर रही है वहां जाके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं नहीं सर, आप कुछ ज्यादा सीरियस ले जाते हैं वो लोग, है ना, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। तो वही चीज है कि अगर लाइट को हम एयर में किस तरह से ट्रीट करते हैं, वाटर में किस तरीके से ट्रीट करते हैं, मतलब कैसे वो ट्रीट होती है, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक। तो वही चीज है। तो होता क्या है यहाँ पर
कि जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाए, बेंड कर जाए नॉर्मल की तरफ, ये हमारा नॉर्मल है बाय द वे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ ना कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी हमने सुनी होगी कि सर लाइट जो है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ऐसा हो जाता है, डेंसर टू रेयर में जाती है तो ऐसा हो जाता है। लेकिन ये एक्चुअली में रेयरर और डेंसर होता क्या है? आर ई होता है ना भाई रेयर की स्पेलिंग, और डेंसर, ये दो मीडियम की हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर। एक होता है हमारा रेयर मीडियम, एक होता है हमारा डेंसर मीडियम। इससे पहले और भी मैं एक चीज छोटा सा बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा मान लो कोई सॉलिड है, ये हमारा मान लो कोई लिक्विड है, और ये मान लो गैस है, समझ रहे हो। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली मतलब जुड़े होते हैं एक दूसरे से, इनके बीच में गैप बहुत माइन्यूट लेवल का होता है, या फिर आप कह सकते हो गैप नहीं होता। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर पर होते हैं, है ना। और अगर हम एयर की बात करते हैं तो खासा ही दूरी होती है इनमें, तभी आप एलपीजी वगैरह खरीदते होंगे तो वो सिलेंडर में आता है, ऐसी खुला आपको पॉलिथीन में नहीं दे देता कि भैया ले जाओ एलपीजी, है ना, 1 किलो। तो उसके लिए कंटेन करने के लिए हमें कंटेनर चाहिए होता है, बिकॉज पार्टिकल्स जो होते हैं काफी दूर दूर पे होते हैं उसके, ठीक। ये क्यों बता रहा हूं अभी पता चल जाएगा। रेयरर का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है ना, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, या बोल सकते हैं उनके बीच का जो गैप होता है ना वो ज्यादा होता है, मतलब दूर दूर पर होता है। वहीं अगर हम बात करें डेंसर मीडियम की तो यहां पर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का गैप जो होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू रेयरर। यहां पर जब आप देखोगे ना रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में, तो हम कंपेरेटिव एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल देगा सामने वाला एयर और वाटर में प्रोसेस हो रहा है ना, तो फिर हम बोलेंगे यार वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना ज्यादा होता है, एयर का कम होता है, ठीक है। फिर या फिर हम बोलें कि यार ग्लास है ना, यार ग्लास का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वाटर का कम होता है। तो ऐसा कुछ रिजिड नहीं मान लेना है कि हमेशा वाटर कहीं ज्यादा होगा, हमेशा ग्लास कहीं ज्यादा होगा। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एयर की बात करूं तो समथिंग अबाउट 1.0003 होता है, वाटर की बात करें तो 1.33 होता है, डायमंड की बात करें 2.41 होता है। ये सारे याद करने पड़ेंगे वैल्यूज आपको भी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आता है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो हो क्या रहा है कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एयर के केस में क्या होती है, डेंसिटी कम होती है ना, और वाटर की ज्यादा होती है, ठीक। तो जब आपका एयर जो है रेयर मीडियम बन जाएगा और जो आपका वाटर है वो डेंसर मीडियम बन जाएगा। क्यों रेयर मीडियम बन जाएगा? क्योंकि गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ज्यादा है एयर में, और अगर हम बात करते हैं वाटर की तो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स कम है, तो जिसमें कम होते हैं वो हमारा डेंसर हो जाता है, और जिसमें ज्यादा है वो हमारा रेयर बन जाता है। अब समझ में आया कि ये रेयर और डेंसर होते क्या है। बहुत सारे लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बट मैंने सोचा कि एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी अगर चीज़ें क्लियर हो ना तो अल्टीमेटली फिर मज़ा आता है पढ़ने में। अदरवाइज समझ में नहीं आ रहा है, चले जा रहे हैं, फिर तो क्या ही मतलब है, ठीक। चलो मिटा रहा हूँ इसको, देख लेना बाद में, अपना हिसाब से लिख लेना जैसे भी लिखना हो। ऑल्दो ये वाला पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस डिफेंस वाले चैनल के ऊपर, है ना, ACDS वाला शायद चैनल है, जो भी है आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक। चलो इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि भाई, हाँ, अब लाइट जो है ना किसी मीडियम से पास होती है, ठीक है। किस मीडियम से पास होती है लाइट? अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा सवाल कि भाई लाइट किस मीडियम से पास होती है। कल हमने देखा था 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। तो अगर आपसे पूछूं कि लाइट किससे बढ़िया पास हो जाएगी तो आप बोलेंगे सर ट्रांसपेरेंट मीडियम से, है ना। कौन से मीडियम से? ट्रांसपेरेंट मीडियम से जो हमारी लाइट होती है बढ़िया पास हो जाती है। लेकिन इस ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है आपका, इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी, है ना, इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी, और इसी डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। और ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट के केस में इसका कुछ नाम होता है, वो नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक। मैंने बहुत सिंपल सिंपल सी बात की है यहां पर कि अगर मैं बात करूं कि लाइट किस मीडियम से पास हो सकती है, हम बोलेंगे सर ट्रांसपेरेंट मीडियम से। अरे भाई अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसकी कुछ डेंसिटी भी रही होगी, है ना। अगर उसकी कुछ डेंसिटी है तो उसका नाम हमने क्या दिया? ऑप्टिकल डेंसिटी। लेकिन लाइट के केस में उसी ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और चीज, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है भाई, पता है किसी को? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। कहां होती है लाइट की? वैक्यूम में,
ठीक है ना। और ये सबसे मैक्सिमम स्पीड है लाइट की जो कि वैक्यूम में हमें देखने के लिए मिल रही होती है। ठीक, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना भाई। तो जब लाइट ना एक यूनिफॉर्म मीडियम में है तब तो वो सीधा सीधा चलता रहेगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कल हमने रिफ्लेक्शन वाले केस में देखा कि भाई एकदम ऐसा कहीं भी आ रहा है, कहीं भी टकरा रहा है, कहीं भी चला जा रहा है, बढ़िया अपना मस्ती में चल रहा है, एयर में पूरा प्रोसेस हो रहा है तो पूरा प्रोसेस एयर में ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही लाइट की ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हुई, है ना, जैसे ही कहीं मान लो कहीं से लाइट यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसे मैंने लगा दिया या फिर कुछ ऐसे बाउंड्री कर दी जहाँ पर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो गई, तो उससे कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक, कौन कौन से चेंजेस होते हैं हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि बाद में ऐसा प्रॉब्लम ना हो। चलो मैं इसको मिटा ही देता हूँ। एक चीज़ तो समझ में आ गई ना कि जैसे जैसे मतलब हमारी लाइट जो है, मान लो अगर एक सेम मीडियम में चल रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिफॉर्म मीडियम है, मतलब सेम मीडियम है तो बढ़िया मस्ती में चले जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आधा प्रोसेस हमारा एयर में हो रहा है, आधा प्रोसेस वाटर में हो रहा है, उस समय क्या होगा? ठीक है, तो उसके लिए समझ लेते हैं कुछ चीज़ें, है ना। देखो होता क्या है कि अगर हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, अगर ये चेंज हुई, ठीक है, इसको हम म्यू से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है वैसे ही हमारी लाइट की स्पीड कम होती है। कैसे? बिकॉज जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा वेवलेंथ होता है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बढ़ाएंगे स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी, जैसे जैसे हम अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, है ना। एग्जाम्पल लें एक छोटा सा, तब शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि भाई मान लो मेरे पास ना जैसे कि कलर चेंज करते हैं, कलर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको दो ऑब्जेक्ट दूं, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट मान लो आपके पास ग्लास है, दूसरा ऑब्जेक्ट आप लोग मान लो कि वाटर है। ठीक, मैं पूछूंगा कि भैया किस में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, मेरे को बताओ। पॉज करो वीडियो को, ज़रा सोचो इसके ऊपर। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होना चाहिए भाई, इसके लिए तभी काम हो पाएगा। सिंपल सी चीज़ है ना। तो वो तो मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। अगर पार्टिकल्स क्लोज हैं तो उसमें डेंसर मीडियम हो जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर हैं रेयर मीडियम हो जाएगा। तो ग्लास क्या चीज़ है, वाटर क्या चीज़ है, यहाँ से भी अंदाज़ा लग सकता है। एक्यूरेट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। लेकिन चलो बता देता हूँ मैं। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो ज़्यादा होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। फॉर्मूला लगाओ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ। यानी कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पर कम हो जाएगी। यानी कि ग्लास के केस में हमारा जो है स्पीड ऑफ लाइट कम होगा एज कंपेयर टू वाटर। क्यों कम होगा भैया? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। समझ पा रहे हो इतनी बात? एक चीज़ हमें और ध्यान में रखना होगा, वो है फ्रीक्वेंसी। क्या है वो चीज़? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या प्रॉब्लम है सर? तो भैया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है। हमने बात की थी स्पीड ऑफ लाइट की और वेवलेंथ की, जो कि चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो चेंज नहीं होती चेंज इन मीडियम से। ठीक है, रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही होती है हमारी किस चीज पे? सोर्स ऑफ लाइट पे। किस पे डिपेंड करती है? सोर्स ऑफ लाइट पे। तो क्वेश्चन आ रखा है सीडीएस में कि भैया अगर बताओ कि 3-4 ऑप्शंस दे देता है कि बता दो भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज होगी, कौन कौन सी नहीं होगी। उसमें आपका स्पीड ऑफ लाइट भी होगा, उसमें आपका वेवलेंथ भी होगा, उसमें आपका फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो फ्रीक्वेंसी को चुपचाप निकाल देना है और स्पीड ऑफ लाइट और जो आपका वेवलेंथ है उसको रख लेना है ना। या फिर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी, तो उस केस में फिर फ्रीक्वेंसी भाई साहब को हाथ जोड़ लेना है कि अरे सर आप ही तो हैं जो हमारी जान बचाएंगे। ठीक है ना। अब आ जाओ पहले वाले पे। अब समझेंगे ना तो समझ में आएगा। अब देखो यहां पर हमारे पास दो मीडियम हमें दिख रहा है। कौन कौन सा मीडियम हमें दिख रहा है सर? ये वाला मीडियम जो खाली खाली जैसा दिख रहा है ये हमारा जो खाली खाली जैसा दिख रहा है ये हमारा एयर है और ये हमारा वाटर है। ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एयर। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं।
यहाँ पर मैंने लिखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के सेम नहीं होता, लेकिन हमने लाइट का पहला वाला अगर याद हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जब हमने पूछा था वहां पर हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यहाँ पर नहीं होता। क्यों नहीं होता डिस्कस कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है, बढ़िया बल्ब जल रहा है यहाँ पर, और फिर यहाँ से इंसिडेंट रे आया, ठीक है। आइडियली क्या हो सकता था कि भाई वो बढ़िया आया था ना, सीधे सीधे निकल जाता है ऐसे, लेकिन वो यहाँ पर बेंड हो गया। क्यों बेंड हो गया? क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया। इस मीडियम में हमें एयर देखने के लिए मिल रहा है, इस मीडियम में हमें वाटर देखने के लिए मिल रहा है। हुआ क्या यहाँ पर, एयर जो था हमारा रेयरर मीडियम था और वाटर जो था हमारा डेंसर मीडियम में था। जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी वो बेंड करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल वो बेंड कर जाएगी। ये हमारा नॉर्मल का लाइन है दोस्त, ठीक है। आइडियली इसको सीधे निकलना चाहिए था लेकिन इस तरफ को बेंड कर गई। क्यों? क्योंकि भारी हो गई। समझ पा रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, स्लो हुई, टिल्ट कर गई। किस साइड में? नॉर्मल की साइड में। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारी लाइट ट्रेवल करेगी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में वो बेंड करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर देता, मान लो अगर मैं उसका उल्टा कर देता कि भाई ये है और कुछ ऐसे है, ठीक है ना, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता। तो ये भी याद रखना है कि जब भी हमारी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ पर डेंसिटी था कम था, स्पीड ऑफ लाइट कम थी। जैसे ही इसको छूट मिली है भाई छोड़ के भागा एकदम बिल्कुल, और जब भागने के लिए मिल गया तो खुला भाग रहा है। सिर्फ याद करने के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, ठीक। तो ये चीज़ आई होप समझ में आई है। और क्यों ये होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ में आया? क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज हो गया उसी तरीके से हमारा जो एंगल है वो भी चेंज हो जाता है। अगर रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो बेंड करेगी नॉर्मल की साइड, यानी कि सीधी निकलनी चाहिए तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अगर मैं वही बात करूं कि अगर मैं इधर से डेंसर टू रेयर जा रहा हूं तो कुछ ऐसे निकल जाएगी, यानी कि ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। एक समरी लिखवा देता हूं, आ जाओ, ताकि याद रहे। जो रट्टा मारने वाले हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों, है ना, बहुत जालिम दुनिया है, ठीक। तो मैं बोल रहा था कि जब भी हमारी लाइट रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो ये बेंड करती है, कहाँ? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। एंगल हमेशा हम कहाँ से देखते हैं? नॉर्मल से देखते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है इसका मतलब आपने क्लास नहीं देखा लास्ट वाला, है ना, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमेशा बेंड करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। समझ में आया? और इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो बड़ा हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, ठीक है। दूसरा, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंड करेगी। कैसे करेगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी। यहां पास में आ रही है, यहां दूर जा रही है। इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। समझ में आया? देख लो, दोबारा देख लो जिनको समझ में नहीं आया। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, यही फंसा सकता है और कोई नहीं फंसा सकता, ठीक है ना। सिंपल सी चीज है दोस्त कि जैसे ही हमारी लाइट रे आई यहां से बढ़िया और अंदर की तरफ, क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम था तो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। आप खुद देख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बड़ा है, रिफ्रैक्शन कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मान लो रे यहां से जा रही है तो कुछ इस तरफ कुछ भागेगी, यानी कि जब डेंसर टू रेयर में जा रही है तो कुछ ऐसे भागेगी, यानी कि ये वाला, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। किससे? एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ें, लॉज पढ़ लें रिफ्लेक्शन के, सॉरी रिफ्रैक्शन के, रिफ्लेक्शन याद आ रहा है। पहला लॉ बहुत सिंपल है भाई कि एट एनी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल विद द इंटरफेस ऑल लाइन सेम प्लेन, ठीक है। रट्टा मार लेना, अगर आ गया तो टिक मार देना एग्जाम में। मेन चीज जो समझने वाली है यहां पर वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ जो होता है ना ये हमें बताता है, क्या बताता है सर, कि जो हमारी लाइट रे है ना उसके साथ क्या होने वाला है, यही बताता है। अकॉर्डिंग टू ए स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ए स्नेल्स लॉ, हर मीडियम का जो अपना डेंसिटी होता है, जो हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी हम जिसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ
ऐसे ही याद करते थे ना बचपन में। अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, जो भी हमारा मीडियम है उसका अपना एक डेंसिटी है, जिसको कि हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं, और लाइट के केस में इसी ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, बचपन की याद है। तो फिर फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं अगर जिगल विगल कर दूं तो किस तरीके से हो जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई में म्यू वन। ये सिंपल फॉर्मूला हमारा बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं ना तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई साहब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पेलिंग वगैरह देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये किस लिए होता है एक्चुअली में, इसका कार मतलब होने का, अस्तित्व होने का इसका मतलब क्या वैल्यू है ना। तो ये चीज होती है कंपेयर करने के लिए। क्या कंपेयर करने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स। क्या कंपेयर करने के लिए होती है ये चीज कंपेयर करने के लिए होती है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स। समझ पा रहे हो मेरी बातों को दोस्तों, आई होप इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। समझ में आई है क्या, चलो तुम तो ऐसे भी कमेंट सेक्शन में कुछ बोलते नहीं हो, मान लेता हूं समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है दोस्त तो दोबारा देख लो, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसमें मैंने ना बताया हो, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन लाइट रे एंटर्स इनटू अ ग्लास मीडियम फ्रॉम वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, सो व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक काम करते हैं, लिख देते हैं, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको फिर प्रूफ भी करके दिखा दूंगा मैं स्नेल्स लॉ से, है ना। देख लो, क्वेश्चन लिखो भाई। यार ये वाला काम कर लेना चाहिए था, मेरे को लिख के ही लाना चाहिए था कि व्हेन लाइट रे, सिंपल ही है वैसे तो, व्हेन अ लाइट रे एंटर्स इनटू ग्लास मीडियम, नहीं यार कुछ तो गलत हो रहा है यार इसमें तो। व्हेन अ लाइट रे एंटर्स इनटू ग्लास मीडियम, नहीं सही तो लिख रहा था यार, ग्लास मीडियम, अच्छा ये फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर, सॉरी फ्रॉम वाटर, एयर तो तुम समझ जाओगे। फ्रॉम वाटर एट एन एंगल, ओके, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी लाइट रे जो है वो एंटर कर रही है ग्लास मीडियम में वाटर मीडियम से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका 0 डिग्री। तो बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इतना कर रहे हो तो ऑप्शन भी दे ही दो। लो भैया, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, मन से कुछ भी ले लो, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉज करके बता देना अगर आपको बताने की इच्छा हो तो, कि भाई लाइट रे जो है ना वो एंटर कर रही है ग्लास मीडियम में, कहां से, वाटर मीडियम से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस केस में क्या होगा। सिंपल सा है, ये मान लो एक मीडियम है ना, ऊपर हमारा मान लो कि कौन सा है, वाटर है, और नीचे मान लो ग्लास है, वैसे कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और लाइट रे ना जो बिल्कुल ऐसे आ रही है, ठीक है, यानी कि ये कैसी है, ये पैरेलल है नॉर्मल के, नॉर्मल भी हमारा ऐसे ही बिल्कुल सीधा होता है। कलर चेंज करो दोस्त, ये मान लो नॉर्मल था, बिल्कुल इसके पैरेलल आई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा इस केस में, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा सर 0 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि जब राइट रे जो है 0 डिग्री के एंगल पे, यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 0 डिग्री होगा और वो एंटर करती है किसी भी मीडियम में, तो उसका जो रिफ्रैक्शन होता है वो नहीं होता है ना, वो सीधी सीधी निकल जाती है। इस केस में एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो जाता है मित्रों, दोस्तों, है ना। तो ये जो होता है इस केस में इक्वल हो जाता है। तो एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, इसे मैंने क्वेश्चन बना के डाल दिया और कुछ नहीं है। अच्छा कुछ लोग बोल रहे थे प्रूफ करके दिखाओगे, तो साइन सॉरी
स्नेल्स लॉ से प्रूव करते हैं ना, स्नेल्स लॉ से प्रूव कर लेते हैं इस चीज को। क्या होता है भाई स्नेल्स लॉ, बताओ फटाफट। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई में म्यू वन, है ना। थोड़ा जिगल विगल कर दें इसको। साइन आर क्या होता है, साइन आर क्या होगा, यही हमें निकालना है। म्यू टू बाई म्यू वन इंटू साइन आई। साइन की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 0 डिग्री हमें दे रखा है भाई यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम 0 डिग्री रख दें इसको यहाँ पर, तो साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, यानी कि पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि साइन आर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी कि स्नेल्स लॉ से भी हम इसको प्रूव करें तो सेम चीज ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। एक काम करना पड़ेगा, हम इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। मुझे एक और चीज याद आ गई, वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। लिख दूं क्या यहीं पर, चलो इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ छोटा सा पोर्शन मिटा देता हूँ। ये वाला पोर्शन चलो मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो चीज़। नोट कर लेना आप लोग, है ना। एक फॉर्मूला लिख लो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, 1-2 बार आए हैं, मैंने देखा है। ठीक है, क्या है भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या फॉर्मूला है इसका, नीचे देख लो। म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट कहां पर, वैक्यूम में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी आपको मीडियम क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, इसको आप सी वैक्यूम से भी डिनोट कर सकते हैं, और आप इसको वी मीडियम से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल सी बाई वी भी लिखोगे तो चलेगा। एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने दोनों ही तरीके से यहां पर आपको बता दिया है। ये वाला जो है ना, ये सिर्फ एक बार ही पूछा गया है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो क्या करोगे, मुंह देखोगे सबका एग्जाम में। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, लैम्डा वैक्यूम अपॉन में मीडियम। ठीक है ना, किसी भी तरीके से आए आप इजीली आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन नहीं होता? किसी ने मेरे को ये नहीं पूछा कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें सर, ये बता दो। सब बस चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मन हो ना क्वेश्चन प्रैक्टिस का बताना, मैं उसके लिए भी वीडियोस डाल दूंगा। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो भी मेरा इच्छा होगा ना आंतरिक, उसके हिसाब से। ठीक है, देख लें एप्लीकेशंस रिफ्रैक्शन के, सिंपल ही है, देख लो। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट। ठीक है, यानी कि एडवांस में सनराइज और डिले में सनसेट। कहने का अर्थ यह है कि आप सुबह सुबह, अगर आप जो जल्दी उठते हैं उनको पता होगा, जब आप ऊपर जाओगे छत पे जाना बढ़िया अपना सुबह 5 बजे, ठीक है, आपको भगवान सूर्य जो है वो 2 मिनट बाद दिखाई देंगे, लेकिन उनका जो लालिमा है, जो रेडनेस जो आती है ना स्काई में, वो पहले आ जाती है। ठीक है, वही सेम चीज होता है जब उनका सूर्यास्त होता है। ठीक, आप देखोगे कि भगवान सूर्य तो जा चुके हैं, लेकिन उनका जो लालिमा है ना वो हमें स्काई में दिख रहा होता है। क्यों होता है ऐसा, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। उसके बाद डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल हमें थोड़ा क्लोज दिखाई देता है, ये वाला आप डायग्राम देख सकते हो। एपरेंट जो डेप्थ होता है वो अलग होता है, हमें दिखाई देता है, और जो हम परसीव कर रहे होते हैं वो अलग होता है एक्चुअल से। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेंसिल हमें टूटी हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो आप अगर ग्लास में पानी डालो और पानी में नींबू डाल दो, वो नींबू बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। चम्मच डालोगे ग्लास में जिसमें कि पानी हो और चम्मच टूटा हुआ दिखने लगेगा। ये सारे ही एग्जाम्पल्स जो है ना, ये आपके रिफ्रैक्शन से हैं। ठीक है, आपको ये मत कहना सर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स समझा दो कैसे होता है, सिंपल ही है। अच्छा पता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ही नहीं, जो आप मान लो अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओगे ना, बड़े बड़े जहाँ पर ऐसे देखने के लिए मिलते हैं हमें बिल्डिंग्स, तो आप किसी एक बिल्डिंग पे मान लो यहाँ पर खड़े हो, है ना, और आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोई एक और बिल्डिंग है दूर पे, ठीक है, और यहाँ पर इस बिल्डिंग में लाइट जल रही है, तो आपको लाइट जो है ना बुक बक करती हुई दिखेगी। बुक बक यानी कि जगमग जगमग, वो जुगनू वाला है ना, फ्लिकर करती हुई दिखेगी सिंपल भाषा में। ऐसा क्यों होता है, या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है? सिंपल सी चीज है, तारे हमसे बहुत दूर होते हैं सर, ठीक है ना, और रास्ते में हमें देखने के लिए मिलता है एयर। ठीक, हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, मिजोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है, बहुत सारे हमें देखने के लिए मिलते हैं। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे इस चीज को।
ठीक है। तो जब लाइट जो होती है डिफरेंट लेयर से होकर गुजरती है ना, तो वो आनी तो चाहिए थी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो लाइट है वो सीधा ना आके बेंड कर जाती है, ठीक है ना। और उसी के कारण क्या होता है कि हमें लगता है कि स्टार का जो पोजीशन है वो कहीं यहाँ पर है, लेकिन वो कहीं यहाँ पर होता है, यानी कि अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार जो होता है ना वो चेंज हो जाता है जो एक्चुअल से, ठीक। इसी की वजह से हमें लगता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो रही है, सितारे चमक रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या भला है ये, बहुत सारे लोग घबराते भी हैं इससे कि सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझा दीजिए क्या होता है ये, है ना। पानी पी लें उससे पहले, थोड़ा प्यास सा लग गया है। देख लें इसको। हो ओए, एक सेकेंड, मैं इसका मीडियम चेंज कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही है, एक सेकेंड रुकना यार, है ना। इसका मैं ऐसे कर दूं, ये देखो, हाँ ठीक है। ये मैं बस बता रहा हूँ कि दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। चलो आ जाओ देख लेते हैं, है ना। ठीक, आ जाओ। तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी ऊपर देख रखा है कि जब हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, फटाफट बताइए। वो कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर भागने लग जाती है दोस्तों, ठीक है। लाइट रे इंसिडेंट यहाँ पर गई, ये नॉर्मल से दूर भाग रही है, यानी कि इंसिडेंट रे क्या होगी इसमें, वो कम होगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो कम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। हम ऊपर ऑलरेडी इस चीज को देख चुके हैं। कहने का अर्थ बहुत आसान है, सिंपल सा है कि जो हमारी डेंस, ये हमारा नॉर्मल है बाय द वे, है ना, ये नॉर्मल है, ठीक। जब भी हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाती है, यानी कि अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब यहाँ पर मैंने कुछ फिगर्स बना के रखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर, ठीक है। इनिशियली में हम देख पा रहे हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा है और हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा है। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा बढ़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। पहले यहाँ पर था तो कुछ इस तरीके से जा रही थी, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा बढ़ जाएगा। इधर से देखते हैं बाय द वे, ठीक है। उसके बाद हम फिर बढ़ाया, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा कि जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा बिल्कुल 90 डिग्री पे चला आएगा, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो पहले यहाँ पर था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर था, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर आ गया, फिर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया कुछ यहाँ पर आया होगा, इसी तरीके से करते करते बिल्कुल 90 डिग्री हो गया। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, जब ये 90 डिग्री हो जाता है, जैसे ही 90 डिग्री हुआ इस केस को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। इसी केस को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एंगल जो होता है ना हमारा, वो मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि साइन थीटा सी जो हो जाएगा ना वो 1/μ हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम होता जाएगा। समझ में आया चीज़, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं बताया मैंने, सिंपल सी चीज़ है ना। जो क्रिटिकल एंगल होता है हमारा वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे हम क्रिटिकल एंगल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता जाएगा, या उल्टा भी हो सकता है इस चीज़ का, ठीक। चलो, क्रिटिकल एंगल एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप से सिर्फ यही मैं सिंपल सा सवाल पूछूं तो क्या बोलोगे आप। तो ये एक ऐसा एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके ऊपर जो हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। लिख दो क्या, चलो लिख देता हूं। इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 डिग्री। सिंपल,
कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी हम सिर्फ इस वाले पोजीशन पे हैं, ठीक ना, जहां पर हमने इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना कर दिया है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री बन चुका है। अब मान लो कि फिर मैंने इसको और बढ़ा दिया, मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, फिर क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ मतलब फिर जैसे ही हम इसको और बढ़ाएंगे, लाइट जो है हमारी अंदर की साइड ही जो है ना वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर मीडियम सेम हो गया। यहाँ पर हमारा दो अलग अलग मीडियम था, लेकिन आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई जो चीज सेम मीडियम में हो रही है वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, ना कि रिफ्रैक्शन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वापस से हमने बढ़ाया और लाइट रे जो है सेम मीडियम में वापस आ गई। इसी चीज को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज TIR। क्रिटिकल एंगल से हमने जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा दिया इस चीज को, वैसे ही हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल गया। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर हमें क्रिटिकल सॉरी जो हमारा TIR देखने के लिए मिलता है, किन कंडीशंस की वजह से, तो पहला हमारा कंडीशन कौन सा होता है, लाइट जो है हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। यहां पर हमने ऑलरेडी चीज देख ली है, ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज कि भाई लाइट रे जो है डेंसर टू रेयर में जा रही है। दूसरा कौन सा होना चाहिए भाई, दूसरा ये होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना उसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसका वैल्यू जो है ना वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है। ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर कम होता एंगल ऑफ इंसिडेंस से फिर तो वापस ये रेयर मीडियम में ही निकल जाती ना लाइट, फिर तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाता। समझे? तो ये दो कंडीशंस ऐसे हैं जो कि TIR को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला, लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए, और दूसरा ये कि भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा जब ये TIR होगा ना, मान लो जैसे ही हमने अपना क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया तो TIR हो जाएगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट सेम मीडियम में हमारी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे दोनों एंगल्स होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ये कल हमने क्लास में पढ़ लिया हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और क्यों हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ना बोल के टोटल एंगल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि ये काम जो है ये सेम मीडियम में हो रहा है। ठीक है, अगर यहीं पर हम इस मीडियम का भी यूज कर ले तो हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि सेम मीडियम में हो रहा है। अगर पूरा प्रोसेस एक मीडियम में हो रहा है वहां पर रिफ्लेक्शन होता है, दो मीडियम तीन मीडियम का यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि भाई एप्लीकेशंस क्या हैं TIR के, तो कुछ एग्जांपल्स भी लेकर आया हूं मैं। पहला है भैया साइनिंग ऑफ डायमंड्स, है ना, ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है। मिराज में हमें देखने के लिए सेम फिनोमिना हम देखते हैं, लूमिंग में सेम फिनोमिना होता है, एंडोस्कोपी जो डॉक्टर्स कर रहे होते हैं वहां भी, है ना। अब कुछ चीजें मैं बता देता हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। तो जो डायमंड होता है ना, एक्चुअली इसमें कटिंग करते हैं हम, है ना, कटिंग करके क्रिटिकल एंगल सेट करते हैं। कितना क्रिटिकल एंगल सेट करते हैं डायमंड के केस में? 24.4 डिग्री। इस पे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी आप एज अ स्टैटिक पोर्शन टाइप नोट कर लेना कि भैया जो क्रिटिकल एंगल सेट करते हैं ना डायमंड का, उसका क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा, इंडिया में डायमंड की कटिंग कहाँ होती है पता है तुमको? मोदी जी कहाँ के रहे थे CM? वहीं होता है, यानी कि गुजरात में। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, ऑप्टिकल फाइबर इतना तेज क्यों होता है? पता है तुमको ऑप्टिकल फाइबर इतना तेज क्यों होता है? इनिशियली अगर आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा टेलीफोन वायर से सिग्नल आता था, ठीक है ना, और वो सिग्नल वेव्स की फॉर्म में आता था, है ना, और इलेक्ट्रिक वेव जो होती है वो होती है स्लो। ठीक, लेकिन जो फाइबर में वेव जो होती है ना वो लाइट वेव यूज होती है ना। जो हमारा टेलीफोन वायर होता था ना, जो टेलीफोन वायर होता था उसमें हम लोग कैसा यूज करते थे? इलेक्ट्रिक वेव का यूज करते थे। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग कौन सा वेव यूज करते हैं? कौन सा वेव यूज करते हैं भाई? लाइट वेव। और लाइट वेव ऑब्वियसली हमारी तेज होती है, ठीक है ना, इसलिए TIR चलती है वो। तो मतलब एक ग्लास ट्यूब, ऐसा ग्लास ट्यूब जैसा होता है ऑप्टिकल फाइबर। आपने देखा होगा, केबल आपके घर पे भी होगी आजकल, टीवी वगैरह उसी से चलता है ना, या फिर जो आपका इंटरनेट का कनेक्शन अगर आपके पास हो तो आप देखना वो केबल, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है और कुछ इस तरीके से उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR होता है ना। मिराज आपको पता ही है क्या होता है ना। लूमिंग ठंडी जगहों पे होती है, यानी कोल्ड प्लेसेस के ऊपर ये होती है, ठीक है ना। एंडोस्कोपी आपको पता ही है, डॉक्टर्स यूज करते हैं,
किस लिए यूज करते हैं? जो बहुत ज्यादा पिज्जा और बर्गर खाते हैं ना लोग उनके पेट में होता है इन्फेक्शन, और उसके अंदर डाली जाती है एक छोटी सी पाइप, ठीक है ना, जिसके थ्रू वो अंदर का सारा माजरा देख पा रहे होते हैं कि बेटा चल क्या रहा है तुम्हारे अंदर, है ना। दिल तक नहीं जाती है, जिनको लग रहा है कि ऐसा कुछ होता है, तो नहीं, दिल विल का कोई सीन नहीं है ना। लेकिन हाँ, अंदर का सारा सीन पता चल जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में, ठीक ना। तो एंडोस्कोपी में वहां पर यूज कर रहे होते हैं, ठीक। आ जाओ भाई, लेंस पढ़ ले। आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, ये आप समझ रहे होंगे, हवा में नहीं जा रही होंगी चीज़ें, ठीक है ना, ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं। बस इसमें बस यही डिमेरिट पॉइंट है कि आपका जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पाता है ना। लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम सेव हो, है ना। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो फिर मुझे आंसर नहीं करने पड़ेंगे चीज़ों के, या ना बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं उसका ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, और मैं फ्लुएंटली अपना पढ़ा के आपका एक छोटे टाइम में बड़ा चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक। आ जाओ, लेंस की बात कर लेते हैं। तो लेंस होता क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है काफी हाई होता है। दो टाइप्स के हमें लेंस कवर करने हैं, पहला है कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस को ही हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, और कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई डाइवर्जिंग लेंस, क्यों कहते हैं कॉनकेव को? क्योंकि आप देख रहे हो कि रेज यहाँ पर आ रही हैं और दूर होती चली जा रही हैं एक दूसरे से, इनका मिलना ही नहीं हो रहा है। और कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स को? क्योंकि यहाँ पर मिल रही हैं, रेज कहीं दूर से आ रही हैं और फिर कन्वर्ज कर रही हैं, यानी कि मिलने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया जाता है, ठीक। पावर ऑफ लेंस क्या होता है सर? P इक्वल टू 1/f, सिंपल फॉर्मूला है, याद रखना है दोस्त, न्यूमेरिकल्स यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि पावर की यूनिट क्या है, डायोप्टर, यहाँ पर अगर आपको पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला अगर पूछ ले और आपको बोले कि भाई फोकल लेंथ दिया है और पावर बतानी है आपको, तो फोकल लेंथ किसी भी मीडियम में दिया हो, किसी भी आपका मेजरमेंट में दिया हो, आपको उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको किया है, ठीक है। इसको देख लो, इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कनकेव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ और पावर दोनों ही नेगेटिव में होते हैं, और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, उसका फोकल लेंथ और पावर दोनों ही हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स के टाइम, ठीक है। या फिर अगर आपसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेना कि भाई कोई नेगेटिव वैल्यू देकर पूछा है कि फॉर एग्जाम्पल, आगे मैंने लिखा है, हाँ लिखा तो है, देखो जैसे कि यहाँ पर पूछा हुआ है कि भाई ये पावर जो है ना, ये 5D -5D दिया हुआ है, बताओ कौन सा लेंस है। तो हमें समझना होगा कि ये जो माइनस वाला बता रहा है ना, ये किस केस में होता है, ये किस केस में होता है माइनस का साइन। मैंने अभी अभी जस्ट ऊपर दिखाया आपको, देख लो कौन सा लेंस है, ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस। यहीं अगर पावर प्लस में होती, कौन सा होता, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। एक और सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भाई मान लो कि एक जो पावर है ना -5D है और एक पावर +5D है, कौन सी लेंस का पावर ज्यादा है, बताओ भाई। ये सारे क्वेश्चंस जब मैं बना रहा होता हूँ ना नोट्स, तो मुझे आते हैं दिमाग में कि शायद अगर ऐसा कुछ पूछ ले एग्जाम में तो क्या होगा, तो फिर मैं सारे सिनेरियोज को ऐसे लिख कर ले आता हूँ। ये हिंदी विंदी में इसलिए लिख कर लाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए देसी भाषा में। मेरा जो ये ना पीपीटी थोड़ा ऐसा लगेगा आपको कि थोड़ा क्लमजी टाइप का है, लेकिन आपको चीज़ें सारी समझ में आएगी। हाई फाई मेरे पास कोई एडिटर नहीं है दोस्तों, है ना, जो मैं करता हूँ खुद ही करता हूँ, इसलिए थोड़ा आपको थोड़ा क्लमजी सा दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैसेज ऐसा सब कुछ समझ में तो आने लायक होता ही है, ठीक। तो अगर आपसे पूछूं मैं कि भाई एक का जो पावर है ना वो -5D है और एक का +5D है, किसकी पावर ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा सर सेम ही पावर है दोनों, सेम ही पावर है दोनों। क्यों सेम ही पावर है भाई? क्योंकि सिर्फ प्लस और माइनस लग रहा है यहां पर, है ना। तो प्लस और माइनस जो होता है ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा होता है, लेकिन पावर सेम ही है दोनों की, ठीक है ना। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन है, देख लो, ठीक। पूछा है सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल बेंड द लाइट रेज थ्रू द लार्जेस्ट एंगल, मतलब ये सारे आपको पावर दिए गए हैं, बताओ कि सबसे ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट कहां पर होगी, बताओ भाई। वीडियो को पॉज करो और बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। तुम कमेंट अगर नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम्हें समझ में आ रही है चीजें, या फिर कुछ भी है जो। चलो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट लिख लो अपने कॉपी में, और वो ये है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पावर के, ठीक। मतलब जिसकी पावर जितनी ही ज्यादा होगी वो उतना ही बेंड करेगा, डजंट मैटर कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब जिसकी पावर जितनी ज्यादा होगी उसकी बेंडिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी।
क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आए हैं, जिन्होंने PYQ सॉल्व किया उनको पता होगा। अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर +2D है, यहाँ पर -2D है, यहाँ पर -5D है, मतलब 1.5D है, और यहाँ पर +2.5D है। किसमें सबसे ज़्यादा पावर है? तो आंसर है +2.5। अगर यहाँ पर -2.5 होता तो भी यही आंसर होता। क्यों? क्योंकि हमें प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिसकी पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही बेंड करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक, आगे बढ़ें दोस्तों, मित्रों, देवियों और सज्जनों। चलो, आजकल मैं इलेक्शन ज्यादा देख रहा हूँ क्योंकि बिहार में इलेक्शन था ना, तो उसमें कुछ ज्यादा ही देवियों और सज्जनों हो रहा है। ठीक है, अजीब अजीब भाषण दिए जा रहे हैं। एनीवेज, अब तो कंक्लूड हो गया। एनडीए का गठबंधन जीत चुका है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। चलो भाई, आ जाओ। चलो, अब हम देखें अगर, हाँ, दो टाइप के हम यहाँ पर लेंस देख रहे हैं, एक थिन लेंस, एक थिक लेंस। थिन लेंस यानी कि पतला, और थिक लेंस यानी कि मोटा। थिन लेंस जो होता है उसमें हाई फोकल लेंथ होता है, ठीक है, और जो थिक लेंस होता है उसमें हाई पावर, मतलब अपना लो फोकल लेंथ होता है ना। थिन लेंस में हाई फोकल लेंथ, थिक लेंस में लो फोकल लेंथ। हमने फॉर्मूला अभी कौन सा पढ़ा था? P = 1/f। अगर आपका फोकल लेंथ ज्यादा है यानी कि पावर क्या होगी? कम होगी। अगर आपका फोकल लेंथ कम है, पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि इस केस में हमारा अगर हाई फोकल लेंथ है तो पावर क्या होगी? कम होगी। P = 1/f। अगर f ज्यादा है, P कम होगा। ठीक है, यहां पर लो फोकल लेंथ है, P = 1/f। अगर ये कम है तो पावर ज्यादा होगा। इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है ना। ये मैंने चश्मा क्यों लगाया है? आप देख रहे हो मोटा चश्मा है ना। मेरी दादी कहती थी ना बचपन में, जब मैं टीवी को काफी करीब से देखता था, तो शी यूज्ड टू से कि बेटा टीवी से ना थोड़ा दूर होके बैठो, अदरवाइज इतना मोटा चश्मा लगेगा कि तुम्हारा गर्दन झुक जाएगा। ठीक है ना। तो मोटा चश्मा मतलब हाई पावर। अगर आप भूलने की बीमारी है ना आपको, तो इस चीज से याद सकते हो कि भाई मोटा मोटा चश्मा लगा, यानी कि काफी ज्यादा पावर है उसके चश्मे में। ठीक, चलो, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भैया यहाँ पर मान लो दो कोई भी लेंस रख दिया हुआ है ना, उसका मान लो एक का पावर P1 है, एक का पावर P2 है, तो नेट पावर बताओ कितना होगा? तो सिंपली दोनों को ऐड कर देना होता है। ठीक, एग्जाम्पल में लेकर आया हूं यहाँ पर, है ना। मान लो कि यहाँ पर दो लेंसेज हैं। अच्छा, यहाँ पर +2D है, यहाँ पर -2D है। क्यों? क्योंकि कनकेव में क्या होता है और कन्वेक्स में क्या होता है? ये देखो भाई, कनकेव में क्या होता है, कन्वेक्स में क्या होता है, याद रखना इस चीज को। इसलिए माइनस प्लस है, कोई ये ना बोले कि क्यों माइनस प्लस ले लिया। तो यहाँ पर पावर +2D है, यहाँ पर -2D है। नेट पावर क्या होगी? P1 + P2, यानी कि +2 - 2, यानी कि P नेट जो हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 डायप्टर, है ना। यानी कि इस केस में नो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, सॉरी, इस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो फिर यूज ही क्यों किया है सर इस चीज को, जब कुछ हो ही नहीं रहा है? तो ऐसे वाले जो होते हैं ना केसेस, मतलब ये सन ग्लासेस में हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना। ये केस हमें सन ग्लास में, जहां पर हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दिखने के लिए मिलता है, जिसका की जो नेट पावर होता है वो 0 डायप्टर होता है। ठीक है, आ जाओ, कुछ टर्म्स हैं, देख लो उसके रिगार्डिंग। पहले तो लेंस में दो फोकस होता है, कुछ इस तरीके से आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि भाई यहाँ पर देख रहे हो दो फोकस होता है यहाँ पर। ठीक है, F1 to F1, F2 to F2। ठीक है, उसी तरह से लेंस में कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता। कल हमने देखा था कि भैया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ फोकस होता है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। सिमिलरली हमने कल देखा था कि यहाँ पर पोल होता है, लेकिन यहाँ पर लेंस में कोई पोल भी नहीं होता। लेंस के सेंटर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, याद रखना है। लेंस की बात करें, मैग्निफिकेशन फैक्टर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, m = hi/ho v/u। अगर यही हम बात करते हैं कि भाई मिरर के केस में क्या था, तो वहां पर था -v/u, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, लेंस फॉर्मूला 1/v + 1/u नहीं होता है, वो मिरर फॉर्मूला होता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, अगर m नेगेटिव है, इसका मतलब कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और m अगर पॉजिटिव है, यानी कि वर्चुअल इंडायरेक्ट बन रही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, इसका मतलब अगेन आपने पिछला वाला क्लास नहीं देखा है, क्योंकि अगर आप देखते तो जरूर समझ में आता। ठीक है, ध्यान से देखिए अगर नहीं समझ में आया तो। इसके इमेज फॉर्मेशन को मैं नहीं समझाने वाला हूं। क्यों नहीं समझाने वाला हूं? क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है मिरर के, है ना, बिल्कुल सिमिलर है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूं तो क्या बनता था पिछले वाले में? कहां पर इमेज बनती थी? फोकस के ऊपर। कैसी इमेज बनती थी? पॉइंट साइज की, है ना, पॉइंट साइज की इमेज बनती थी। और उसका मैग्निफिकेशन क्या होता था? m = -1। क्यों? क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, यानी कि रियल इमेज बनेगा। और जब रियल इमेज बन रहा है तो माइनस लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैसा इमेज बनेगा? बहुत ही छोटा, आप देख पा रहे हो पॉइंट साइज इमेज बन रहा है,
यानी कि वेरी डिमिनिस्ड। जैसे हम उसको थोड़ा सा और लेकर आएंगे इमेज का साइज बढ़ जाएगा, यानी कि डिमिनिस्ड, छोटा भी होगा लेकिन पिछले वाले के कंपैरिजन में बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर भी रियल इन्वर्टेड, क्योंकि रेस मीट कर रही हैं एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे जब आप 2f1 पे रखोगे तो 2f2 पे बनेगा। पिछली बार हमने मिरर में देखा था कि हम सी पे अगर बना रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो हमारा जो क्या बोलते हैं इमेज है वो भी सी पे बन रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर अगर 2f1 पे बना रहे हैं तो 2f2 पे बन रहा है, ठीक है। कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। एम कैसा होगा? सेम साइज का होगा, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड की वजह से यहाँ पर माइनस साइन ले लिया है, ठीक। अगर हम F2 और 2F2 के सॉरी F1 और 2F1 के बीच में अगर रखें तो कहां पर बनता है? बियॉन्ड 2F2, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगेन मीट कर रही है रेज एक्चुअली में, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड है तो कैसा होगा? माइनस में होगा। तो ये सारी चीजें मैं कल करवा चुका हूं, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप देख लेना, कंपेयर कर लेना, बिल्कुल सिमिलर है ना। ये सारे ही मैंने लिख दिए यहाँ पर, आप देख लेना। सिमिलरली ये कॉनकेव लेंस का भी यहाँ पर है, दोनों ही चीज मैंने बता दिया है। प्लस क्यों लिया है यहाँ पर? बिकॉज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, रियल इन्वर्टेड होता तो माइनस साइन लेते हम, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लो, मैंने वो टेबल भी डाल दिया, जिसको रट्टा मारना है रट्टा भी मार सकता है। वैसे ऐसा कुछ रट्टा मारने वाला है नहीं, समझ के कल मैंने सारी चीजें करवा दी थी आपको, ठीक है ना। आगे बढ़े भाई, कोई दिक्कत परेशानी? यूजेस देख लो कॉन्वेक्स के, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास में, कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, हाइपरमेट्रोपिया। जब हम आई वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, वहां पर भी इसको मेंशन करूंगा मैं। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया को, जो कि लॉन्ग या फिर फार साइटेडनेस भी होता है ना, उसको ट्रीट करने के लिए होता है, करेक्ट करने के लिए होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं। भाई एग्जाम्पल्स ऐड कर लेना, मैंने इसलिए जानबूझकर लिखा है क्योंकि एग्जाम्पल्स के ऊपर ही क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो कि आप फंस सकते हो, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के कुछ अलग से एग्जाम्पल्स पूछ ले वो आपसे एग्जाम में, तो थोड़ा सा गूगल वगैरह कर लेना, या फिर PYQs जब आप सॉल्व करोगे तो वहां से नोट डाउन कर लेना। मुझे इतने मिले थे तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप देख लेना कॉनकेव लेंस के भी मैंने यहाँ पर बाइनोकुलर, लेजर, कैमरा, मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। इसको ट्रीट करने के लिए होता है। जब हम आई वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, उसमें मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। कॉर्निया क्या होता है, कैसे कैसे इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, या फिर प्यूपिल क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, हर चीज को डिस्कस करेंगे, है ना। तो वहां पर उसको हम करेंगे, ठीक। आ जाओ, अब हम जो आगे देख रहे हैं वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन होता क्या है? लेकिन उससे पहले ये बनता है कि भाई खोजा किसने? तो हमारे यहाँ एक न्यूटन बाबा हुआ करते थे, ठीक है। इंडिया में नहीं थे तो वो कहीं और के थे, पता नहीं कहाँ के थे, जो भी थे। डिस्कवरी उन्होंने किया है, न्यूटन साहब ने किया है। डिस्पर्शन होता क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। एक हमारी व्हाइट लाइट होती है, जिसको हम अगर प्रिज्म पे डालते हैं ना, प्रिज्म पे, तो वो 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अगर आपसे वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछा जाए क्या होता है, तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक उसका वेवलेंथ होता है, ठीक। ये सारे सारे स्टैटिक पार्ट हैं, सारे ही स्टैटिक पार्ट हैं। ये 400 से 700 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप ना फंसे इसलिए मैं लिख के लाता हूं, ठीक। चलो देख लो, अब हुआ क्या। यहां से हमने एक व्हाइट बीम ऑफ लाइट डाली, ठीक है। जैसे ही ये ग्लास के ऊपर पड़ा तो रिफ्रैक्शन हुआ, और वो डिस्पर्शन हुआ, और 7 अलग अलग डिफरेंट लाइट में वो टूट गया। कौन से लाइट में टूटा? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। इसी को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं विबग्योर, है ना। मेमोनिक है याद करने के लिए, दैट इज विबग्योर, है ना। इसमें एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जो रेड वाली लाइट है वो कम डेविएट हो रही है, सबसे कम, और सबसे ज्यादा जो हो रही है वो वायलेट वाली लाइट हो रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी हो रही है? मैक्सिमम डेविएशन वॉयलेट लाइट में हो रहा है, और सबसे कम जो हो रहा है वो रेड में हो रहा है। रेड के बाद सबसे कम है ऑरेंज में, फिर उससे ज्यादा येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा किस में हो रहा है? वॉयलेट में हो रहा है, ठीक। हमने क्या पढ़ा था कि भैया अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी कि वेवलेंथ कम होगा उसका, ठीक। मतलब जिस कलर का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्शन उतना ही कम होगा। समझ में आया? अगर वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो रिफ्रैक्शन कम होगा, वेवलेंथ कम है रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पहली वाली स्लाइड में ही बताया था। और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि जितना ही ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि उतनी ही कम बेंड करेगी, ठीक है। आ जाओ, तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूं, जो हमारा रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ हाईएस्ट होता
है ना। हाईएस्ट कैसे होता है, ये देख लो, क्योंकि ये कम सबसे ज्यादा डेविएट कर रही है। सबसे ज्यादा कम डेविएट मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, अगर यहाँ पर वेवलेंथ कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, अगर ज्यादा तो ये कम। समझ पा रहे हो ना। तो मैं कह सकता हूं कि भाई सबसे ज्यादा अगर वेवलेंथ किसी की है तो वो रेड कलर की है, लेकिन सबसे कम अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी का तो वो भी रेड कलर का है। लेकिन वॉयलेट के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, सबसे कम इसका वेवलेंथ होता है लेकिन सबसे ज्यादा इसका रिफ्रैक्शन होता है, ऐसा कि हम देख सकते हैं फिगर में, है ना। आ जाओ आगे बढ़े, रेनबो देख लें। रेनबो क्या होता है, बारिश होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं हमारे सस्पेंडेड होते हैं कुछ देर के लिए, और उससे ही जब लाइट पड़ती है तो बढ़िया हमें रेनबो देखने के लिए मिल रहा होता है। समझ पा रहे हो। रेनबो हमारा दो टाइप का होता है भाई। कौन कौन सा, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ये हम देख लेते हैं अभी क्या होता है। लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फिनोमिना जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं रेनबो के फॉर्मेशन में। तो ये तीन फिनोमिना जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, पहला होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन और तीसरा होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। एक कुछ अजीब सा और ऑप्शन दे देगा और उसमें बोल देगा कि भाई एलिमिनेट करो, तो उस चौथे वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करके इन तीनों को रख लेना, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं रेनबो फॉर्मेशन में। ठीक, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं समझो पहले। ये हमारा जो है ना ये प्राइमरी रेनबो है और ये हमारा सेकेंडरी रेनबो है। ठीक है, मान लो यहां से कोई लाइट सोर्स थी, है ना, और इसके ऊपर पड़ी, ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, यानी कि ये एयर है वाटर है, दोनों का मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, कोई भी लाइट रे यहां से अंदर आई, ठीक है, और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन हुआ और कुछ इस तरीके से बेंड होगी। ठीक, रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। यहां पर जब आएंगे मीडियम सेम है, क्योंकि ये वाला मीडियम तो सेम है ना। अब इसमें चाहे कितनी बार भी टकराए, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पर आई, यहां टकराई, फिर यहां टकराई, फिर यहां टकराई, है ना, तो ये कितनी बार भी अंदर टकरा रही है, ये सेम मीडियम में है। ठीक है, तो जैसे ही लाइट रे हमारी यहां से आई, पहले तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक, उसके बाद ये आगे बढ़ी, इस पे टकराई, तो कुछ लाइट जो यहां पर है बाहर निकल जाएगी और कुछ लाइट यहां पर अंदर टकराएगी वापस से। जो अंदर अंदर टकरा रही है, क्योंकि सेम मीडियम है, तो टीआईआर हो जाएगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। और फिर यहां से टकराने के बाद आएगी और 7 कलर्स हमें यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, ये जो ड्रॉपलेट है एज अ प्रिज्म काम कर रहा होगा यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई प्राइमरी रेनबो में कितनी बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है। तो प्राइमरी रेनबो में एक बार टीआईआर होता है और 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी रेनबो की, तो वहां पर 2 बार टीआईआर होता है और 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, कैसे, यहां पर मान लो कोई भी लाइट सोर्स है, मतलब लाइट सोर्स तो नहीं, यहां पर लाइट आई, ड्रॉपलेट पे पड़ी, तो यहां पर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, इसमें टीआईआर, फिर दोबारा यहां पर लाइट आया, फिर टीआईआर हुआ, फिर यहां पर टकराई और 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। ठीक, सेकेंडरी रेनबो में हमारे पास 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है और इसमें जो होता है प्राइमरी में वो 1 बार हो रहा होता है। ठीक है, देख लो, समझ पा रहे हो इस चीज को। यही सिर्फ क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा है जो पूछा गया है कि भाई प्राइमरी रेनबो में 1 बार टीआईआर, इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन, इसमें 2 बार टीआईआर और 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। ध्यान रख लेना है। यहां पर क्यों टीआईआर हो रहा है, क्योंकि लाइट सेम मीडियम में है, अलग अलग मीडियम नहीं है। ठीक ना, चलो आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। स्कैटरिंग होता है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, यानी कि अगर कोई भी मान लो यहाँ पर पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, ये कोई पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर कोई लाइट रे गई, टकराई, और जैसे ही टकराई स्कैटर कर गई, बिखर गई लाइट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हेन अ लाइट कोलाइड विद अ पार्टिकल ऑफ हायर वेवलेंथ, कीवर्ड है भैया हायर वेवलेंथ, इट गेट्स स्कैटर्ड। ठीक है, अब पता है क्या, जो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, इसमें बहुत सारे नाम आते हैं। तो उसमें एक नाम है रेले, जो मैंने लिखा है, एक और नाम है हमारा जो है सीवी रमन का। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग इनका स्कैटरिंग है, लेकिन कई सारे लोगों का नाम आता है, लेकिन प्रोमिनेंटली जो एग्जाम में मैंने देखा है ना, वो रेले और जो अपना सीवी रमन है, उनका ही बारे में हमें ज्यादा मतलब पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, स्कैटरिंग इफेक्ट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ टू दी पावर 4 के। यानी कि वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी, और वेवलेंथ जितना कम होगा उतनी ही स्कैटरिंग ज्यादा होगी। दोस्तों समझ पा रहे हो क्या।
समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? वेवलेंथ जितनी ही ज़्यादा होगी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, ऊपर आ जाओ, यानी कि रेड लाइट का वेवलेंथ कैसा होता है? सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? सबसे कम डेविएट हो रही है, ठीक है। और वॉयलेट लाइट का रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो रिफ्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग इफेक्ट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, जो कि रेड का सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे कम स्कैटरिंग किसका होगा? रेड का होगा। वॉयलेट के केस में क्या होगा? उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, यानी कि स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर जो होगा लीस्ट होगा, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटरिंग ज्यादा होगी। लिख दो क्या ये भी चीज? क्या क्या लिखवाओगे यार? देखो, अगर आपका लॉन्गर वेवलेंथ है तो कैसा होगा स्कैटरिंग? लीस्ट होगा। वहीं अगर आपका शॉर्टर वेवलेंथ है, कैसा होगा स्कैटरिंग? सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? हवा में तो नहीं जा रहा? तो रिले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया, मतलब वहीं से ज़्यादा दिखा जाता है हमें कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है? क्यों होता है भाई ब्लू कलर ऑफ द स्काई? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटर कर सकता है, सबसे ज़्यादा बिखर सकता है, ठीक है। जब लाइट रेज आती हैं तो जब वो टकराती हैं जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, तो फिर हमें सबसे ज़्यादा स्कैटर होने वाली लाइट, सबसे ज़्यादा बिखरने वाली लाइट कौन सी होती है? ब्लू होती है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा मतलब वो दिखता है। अगर आप पूछो, एक बहुत अच्छा सवाल ये है कि अगर हवा में पार्टिकल्स ही ना हो फिर क्या होगा? फिर मैं बोलूंगा कि आसमान जो है बिल्कुल ब्लैक दिखेगा, क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहा कुछ भी उसमें, है ना। तो वही चीज़ है। बिकॉज लाइट आती है, लाइट 7 कलर्स में होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, जो भी हमने देखा, सबसे कम है ना स्कैटर हो जाए तो मतलब उसकी वजह से मतलब वो होता है, सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है लाइट, ठीक है। और अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो कैसा दिखेगा कलर स्काई का? बिल्कुल ब्लैक, है ना। आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको पता है तो रेड कलर हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स पे क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा कम स्कैटर करेगी, मतलब एक कंसंट्रेटेड हमें दिखेगा वो चीज़, है ना। इसलिए धुंध वगैरह में हमें दिख जाती है वो आसानी से, है ना। और काफ़ी दूर से आप देख सकते हो क्योंकि वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है ना। वेवलेंथ ज़्यादा, स्कैटरिंग कम, कम बिखरेगा तो हमें अच्छे से दिखेगा, है ना। वो चीज़ होती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग राइज एंड सनसेट, ये भी क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। एक और हमारा फिनोमिना होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको कि हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये भी एग्जाम्पल है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। किसने दिया था? सीवी रमन ने दिया था, ठीक है। टिंडल इफेक्ट का जो है ना, ये सीवी रमन ने दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट गिवन बाय सीवी रमन, ठीक है ना। लिख दो क्या ये भी? डर लगता है तुम लोग छोड़ ना दो, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीजें। किसने दिया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है? सीवी रमन ने दिया था, ठीक है। तो ये होता क्या है एक्चुअली कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो स्कैटर कर देते हैं और एक हमें फाइन बीम दिखाई देती है। एग्जाम्पल देखो, है ना, ये देखो। जब आप बिल्कुल डार्क में जाओगे ना तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। फॉरेस्ट वगैरह में जाओगे ना तो बिल्कुल हर जगह डार्कनेस होगी और कहीं से एक पॉइंट साइज, मतलब कहीं से छोटा सा होगा। या फिर अगर आपको पता है ये वाला एग्जाम्पल की, सॉरी, मान लो यहाँ पर खिड़की है और पूरे रूम में अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है और खिड़की में एक छोटा सा होल है, तो जब लाइट आएगी ना तो लाइट का जो पाथ है ना क्लियरली विजिबल होगा आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लियरली विजिबल होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सा मूवमेंट होता है, तो इसमें ब्राउनियन मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो सिंपल है कि फिनोमेना इन विच पार्टिकल्स इन अ कोलाइड स्कैटर द बीम्स दैट आर डायरेक्टेड एट देम। लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है स्कैटरिंग का ही। टेंडल इफेक्ट किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है स्कैटरिंग का ही, ठीक। तो थैंक यू हो गया यार इतनी जल्दी। अच्छा टाइम हो गया क्या? सॉरी, 1 घंटे हो गए यार। तो बस थैंक यू है फिर, और क्या। लेकिन मुझे एक दो चीज़ें याद आ रही है, मैं लिखवा दूँ क्या? चलो लिख लो। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे याद आ रहे हैं। थैंक यू तो ठीक है लेकिन लिख लो इस चीज़ को। मैं पेज ऐड करता हूँ, सॉरी, 1 सेकेंड में पेज ऐड कर देता हूँ इसमें। ऐड पेज, हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लिख लो यार, है ना। कुछ चीज़ें मेरे को याद है, अगर याद ना होती तो फिर तो निकल ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर आप मटेरियल लिख लो। जितना मुझे याद है मैं उतना लिखवा देता हूँ। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो उनका। कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पर एयर हो गया, वाटर हो गया,
डायमंड, ये बिल्कुल इसी ऑर्डर में मेरे को याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आइस, वैक्यूम, ठीक है। 1.003, 1.333, 2.417, 1.311, ठीक है ना। इस तरीके से याद किया था मैंने, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, ये सारी चीजें अभी याद आ रही हैं। इसको हम लोग क्या करने के लिए यूज करते हैं? स्टडी ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये स्टडी ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, खत्म। लाइट, ठीक, चलो।